नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आइए आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ज़बरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। सभी टाइप के प्रश्न को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, जो भी आपके इस एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो क्लास मिस नहीं करिएगा, पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं और बेहतरीन अप्रोच, स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, इसलिए क्लास छोड़ना नहीं है, शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आइए, अब ये इस टाइप के सवाल में बहुत लोग फंसे होंगे, लगाना कैसे है देखिएगा। यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है कि पी, क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तुओं की कीमत क्रमशः 280 रुपया, 180 रुपया और 115 रुपये है। मतलब पी प्रकार की वस्तुएं, हर एक वस्तु 280 रुपये का पड़ रहा है, क्यू प्रकार की वस्तु 180 रुपये का पड़ रहा है और आर प्रकार की वस्तु 115 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है। रोहित प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 4, 2 और 7 के अनुपात में खरीदता है। मान लीजिए कि पी प्रकार की वस्तु वो 4 ठो खरीदता है, क्यू प्रकार की वस्तु वो 2 ठो खरीदता है और आर प्रकार की वस्तु 7 ठो खरीदता है ना। तो अब यहाँ पर आपको जो लास्ट में दिया है उसके हिसाब से हमें काम करना है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 4 रेशियो 2 और रेशियो 7, इस रेशियो में यहाँ पर सामान खरीदता है। 4 ठो सामान पी प्रकार का, 2 ठो सामान क्यू प्रकार का और 7 ठो सामान आर प्रकार का। हर एक सामान की कीमत कितनी है, तो यहाँ पर पी वाले की कीमत 280 रुपया पर वस्तु है, क्यू वाले की कीमत 180 रुपया पर वस्तु है और आर वाले की कीमत 115 रुपया पर वस्तु है। अब हमें लास्ट में देखिए कि टोटल इतना रुपए वो पेमेंट करता है, इतने रुपए में खरीदता है, मतलब 6855 रुपये में खरीदता है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, उसने क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी। अब इसे लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर 280 रुपये पर वस्तु, खरीदा कितना, 4 ठो वस्तु, तो 4 गुणे 280 करिए, यहाँ पर कितना रुपया हो जाएगा टोटल, 28 दूना 56 दूना 112, यानी 1120 रुपया। ये हो गया आपका 1120 रुपये। ठीक, यहाँ पर 2 × 180 ये हो जाएगा आपका 360। ऐसे ही 7 × 115 तो कितना हो गया यहाँ पर 700 और 15 से 105, यानी कि 805 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया 805 रुपये। ये टोटल जो रुपए दे रखा है ये किसके बराबर है, यहाँ पर आपका 6855 रुपये के बराबर, 6855 रुपये के बराबर है। यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा यहाँ पर, देखिए 20, 60, 80, 80 और 5 85, है ना। तो ये हो गया आपका 85 लास्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पर 800 और 300, 1100, 1100 और 1100, 2200 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2285 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 6855 है। अगर आप बड़े गौर से देखें तो जस्ट 3 गुना हो रहा है ये, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगी भाई। 6855 डिवाइड बाई आपको 2285 करेंगे तो 3 आएगा। 22 तियाँ 66 और 85 तियाँ 255, है ना, 85 तियाँ 255। तो 6600 और 255 जोड़ेंगे अगर तो 6855 आएगा, यानी कि 2285 का जस्ट 3 गुना है हमारा 6855। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। आपको क्या पूछा था यहाँ पर, उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। तो क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं हैं, यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, मतलब 2 यूनिट है। तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3 हो जाएगी, यानी कि 6 वस्तुएं उसने क्यू प्रकार की खरीदी थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इस टाइप के सवाल को लगाना कैसे है। इसी टाइप का एक और सवाल करेंगे, क्योंकि एक टाइप के बहुत सारे सवाल आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, इसलिए सभी सवालों को यहाँ पर लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक टाइप के 2 या 3 सवाल हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, सेम उसी टाइप का सवाल है ना, लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 280 रुपये प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 4 वस्तुएं खरीदी गई, है ना। यहाँ पर पी प्रकार की जो वस्तुएं थी 280 रुपये प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 4 वस्तुएं खरीदी गई। तो 280 × 4 करेंगे, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 280 × 4 वही आपका कितना आ जाएगा, 112, मतलब 1120 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 180 × 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 360। 115 × 5 करेंगे तो 15 × 5 = 75, मतलब 575 आ गया। यह आपका 575 आ गया। इन सब का टोटल
इतने यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, आपको 6165 के बराबर दिया है ना, 6165 के बराबर यहाँ पर दिया है। जोड़ लीजिए, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 80 80 और 75 155 है ना, 8 7 15, ठीक है, 155 का हो गया 5 यहाँ पर, ठीक है, या फिर जोड़ लीजिए तो यहाँ पर कितना होगा 5, ठीक है, 7 6 13 2 15 का 5 बचा 1, 5 3 8, 8 और 11 8 आपका हो जाएगा 19, 19 1 20, मतलब ये आपका हो गया आपका 2000, ठीक है, 2055। इसकी वैल्यू आपको 6155 दिया गया है, ठीक है, ये भी जस्ट 3 गुना हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमें पूछा क्या था, क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं हैं, तो क्यू प्रकार की वस्तुएं 2 यूनिट हैं, एक की वैल्यू अगर 3 तो 2 की वैल्यू वही 6 के बराबर आ जाएगा, तो 6 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे करना है सवाल को। आगे बढ़िए नेक्स्ट टाइप पर। अब ये सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। मध्य अनुपाती क्या होता है, प्रथम अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, क्योंकि इन पर बेस्ड सवाल हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। देखिएगा, पहले मान लीजिए कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं और तीनों प्रपोर्शन में है, यानी कि समानुपातिक हैं। तीनों संख्याओं को हम लोग यहाँ पर A B C मान रहे हैं, है ना। यहाँ पर अभी सवाल को नहीं करवा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी बता रहे हैं आपको। A B C ये तीनों के तीनों आपके प्रपोर्शन में हैं। अगर प्रपोर्शन में हैं ये, तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए, है ना। फर्स्ट वाला कहलाता है प्रथम अनुपात यानी कि फर्स्ट प्रपोर्शन, बीच वाला कहलाता है मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रपोर्शन, और जो थर्ड वाला है इसको कहते हैं हम लोग थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात, है ना। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, अगर 3 संख्याएं दी गई हैं तो इनमें जो रिलेशन निकल कर आता है वो होता है बीच वाले का स्क्वायर, यानी कि मध्यानुपाती का जो स्क्वायर है वो इन दोनों किनारे किनारे वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी A इंटू C के बराबर। समझ में आ गई बात, इस चीज़ को आपको नोट करके रख लेना है। अगर 3 संख्याएँ आपकी समानुपातिक हैं तो मध्यानुपाती का स्क्वायर जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके पास 4 संख्याएं हैं और वो समानुपातिक हैं, है ना, तो 4 संख्याओं के साथ समानुपातिक A है, B है, C है और D है, 4 संख्याएं हमारे पास। अब इनमें बड़ा आसान होता है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरे वाले को सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड वाले को थर्ड प्रोपोर्शन और चौथे वाले को यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाता है, ठीक ना। तो इनका नाम बड़ा सिंपल सा है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई यानी कि A इंटू डी का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि B इंटू सी के बराबर। तो अगर 4 संख्याएं समानुपातिक दी गई हैं तो आपको AD इक्वल टू BC करना है, अगर 3 संख्याएं समानुपातिक हैं तो B स्क्वायर इक्वल टू AC करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इस सवाल पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इस सवाल में क्या बोला है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। इसमें बोल रखा है दोस्तों, एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि 2 प्रायोगिक मानों 18 और 32 के बीच मध्यानुपात को मॉडल के इष्टतम निष्पादन के लिए 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए, तो 18 और 32 का पहले मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, है ना। तो 18 और 32 इसके बीच में कोई वैल्यू होगी जिसको हम मीन प्रोपोर्शन कह रहे हैं, है ना। तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो B का जो स्क्वायर है वो 18 और 32 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। 18 और 32 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसको देखिए, 2 इसमें से निकाल के 18 में से 2 निकाल के 32 को दे दीजिए, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 64, है ना भाई। 9 दूना 18 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 के साथ तो 64 बनेगा। तो 9 इंटू 64 है ये, 9 का वर्गमूल 3, 64 का वर्गमूल 8, यानी कि मध्यानुपाती कितना आया यहाँ पर 24 आ गया, है ना। इस मध्यानुपाती को 25% बढ़ाने की आवश्यकता है, तो 24 को 25% बढ़ाइए। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी वैल्यू 4 से 1 बढ़ेगा। तो पहले था हमारे पास 24, है ना, पहले मध्यानुपात 24 था। अब इसमें 4 पर 1 बढ़ाइए यानी कि 5 होगा, डिवाइड में वही चीज़ रहेगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 छके 24 है और 6 पंचे 30, यानी कि वैल्यू अब जो हमारी मध्यानुपात है वो 30 होगी। अब आगे ये कह रहा है कि यदि यह नया बढ़ा हुआ मान जो कि 30 है, ठीक है, ये जो 30 है 18 और किसी अन्य मान के बीच का मध्यानुपाती बन जाता है। तो 18 और एक और मान y, इन दोनों के बीच में आपका बढ़ा हुआ मान आएगा जो कि 30 है ना। तो 18, 30 और y, अब इसमें हमको प्रोपोर्शन लगा लेना है ना।
तो बीच वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किनारे किनारे वालों से, तो बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900, ये जो 900 है 18 इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 18 इंटू वाई के बराबर, तो 18 से कटेगा 18 पंचे 90 यानी कि 50 आएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 50 आएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, मध्यानुपाती वाला ये सवाल करते हैं, 15 और 72.6 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब मध्यानुपात बीच वाला होता है और बीच वाले का स्क्वायर किनारे किनारे वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बी का स्क्वायर होगा, बी मतलब बीच वाला है ना, यानी कि मध्यानुपात जो हमें निकालना है, बी का जो स्क्वायर होगा 15 और 72.6 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 15 इंटू यहाँ पर 72.6। ठीक है, 72 पॉइंट यहाँ पर 6। चलिए अब देखा जाए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, है ना। एक काम करते हैं कि इसमें से 72.6 में से 15 निकाल के इसको दे देते हैं। नहीं, 15 नहीं निकल पाएगा। ठीक है, 15 यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। अगर 15 नहीं निकल पाएगा तो क्या दिक्कत है, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 और इसको लिख सकते हैं 726/10, है ना, 726/10 काट लीजिए। तो यहाँ पर 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 3 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, 36 दूना 72 और 2 3 6, 363 आ गया। 363 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर यहाँ पर 3 इसको निकाल के दे दीजिए। 363 में से 3 निकाल के इस 3 को दे दीजिए। तो यहाँ होगा 3 इंटू 3 और इसको 3 से डिवाइड करिए, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा। अच्छा, तो b की वैल्यू कितनी होगी, इधर आके रूट लगेगा। 3 3 9 का रूट 3 होगा, 121 का रूट आप जानते हैं कि 11 होगा, तो यहाँ पर 11 3 33। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक ना, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ किए हैं। गलतियाँ मेथड में किए हैं, मेथड सही नहीं लगाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपको बढ़िया तरीका बताते हैं। यहाँ पर ये 5/12 का रेशियो है ना। 5/12 का रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 5/12। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर फिर आपको 14 31 दिया गया है, तो 14 और 31 को इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 8 33 दिया गया है, तो 8/33 लिखा जा सकता है इसको। फिर 17 और 39 दिया है, तो यहाँ पर 17 और 39 लिख लिए। अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि 5 को 12 से डिवाइड करने लग जाते हैं। 12 का टेबल पढ़ते हैं, 0.4 के समथिंग आता है, ऐसा आपको नहीं करना है ना। और दूसरा तरीका ये भी है कि डिफरेंस लेना चालू कर देते हैं, जबकि डिफरेंस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। 8 और 33 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, तो ये वाला मेथड भी आपको नहीं लगाना है। अब मेथड लगाना कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस रैंडमली बहुत ज़्यादा कहीं पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आपको 7 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपको देख पाएंगे तो आपका 17 का डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर ऐसे केस में आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 12 को 5 से डिवाइड करना है आपको। कैसे, देखिए 12 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10, बचा 2 पॉइंट लगेगा तो 20 होगा, 5 चौके 20, 2.4 आएगा नीचे, है ना। अगर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2.4 आएगा। ठीक है, आपको लगभग मान लिखनी है। इसी तरीके से इसको डिवाइड करिए, 31 को 14 से करना है, तो 14 दूना 28, ठीक है, बचा 3 पॉइंट लगेगा, 30 बन जाएगा। फिर 14 दूना 28 यानी 2.2 आएगा यहाँ पर। क्लियर। अच्छा, इसको डिवाइड करिए, तो ये 8 चौके 32 है ना, 8 चौके 32, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा उसको भी हटाइए। इसको देखिए, यहाँ पर 17 दूना 34 है ना, बस देखते जाइए आप। 17 दूना यहाँ पर 34 नीचे लिख देते हैं, 17 दूना 34, ठीक है, बचा 5 पॉइंट लगाएंगे तो 50 होगा। अब 50 है तो 17 3 54, मतलब कि लगभग 3 बार पूरा चला जाएगा, है ना, लगभग यहाँ पर 3 बार पूरा चला जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो 2.3 आया। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो न्यूमरेटर जितना छोटा होगा उस ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अगर ये सबसे छोटा है तो इस पूरे की वैल्यू ओवरऑल बड़ी आएगी। न्यूमरेटर जितना छोटा, पूरा फ्रैक्शन उतना ही बड़ा। तो
आपको पूछा था सबसे बड़ा अनुपात, यानी कि हम सबसे छोटा न्यूमरेटर देखेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा न्यूमरेटर कितना है? 2.4, 2.2, 4 पॉइंट समथिंग, 2.3। सबसे छोटा है यहाँ पर ये वाला, यानी कि 2.2। ये सबसे छोटा न्यूमरेटर दे रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका 1431 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये है सबसे बढ़िया तरीका। आप थोड़ा सा समय लगा के 5 से 10 सेकंड के अंदर इनको डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए किसका यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन दे देगा। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं, इसमें भी आपको सबसे बड़ा अनुपात बताना है। 3/13 है, 3/17 है। अब बटे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखिए ना। चलिए ऑप्शन से ही करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम 67 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर बताइए तो ज़रा। 13×5 = 65 है ना, 13×5 = 65। अब पॉइंट में समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर होगा लगभग 2 के बराबर, यानी कि 1.9 के बराबर, है ना, 1.9 के बराबर यहाँ पर आएगा। ठीक है भाई, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 है ना, फिर बचा 4, 5 × 8 = 40, मतलब कि 8 आएगा। ठीक है, सॉरी 1.8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको डिवाइड करिए तो 10 × 3 = 30 है ना, और 3 पॉइंट समथिंग 7 आएगा। क्लियर? अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 3×5 = 15, मतलब 5 से तो ऊपर ही जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए ना, सबसे बड़ा फ्रैक्शन चाहिए, मतलब सबसे बड़ा अनुपात चाहिए, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखिए। सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन है? 1.8 है यहाँ पर। तो सबसे छोटा अगर ये है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मतलब अनुपात सबसे बड़ा होगा, वो 5:9 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप ऐसे सवालों को लगा लेंगे। आगे बढ़िए अगले पे। चलिए यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, एक बहुत तगड़ा प्रश्न है ना। अब इस सवाल को पहले तो बेसिक तरीके से समझिए कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है, और फिर इसके बाद एक स्मार्ट तरीका आपको बताते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको बोला गया कि एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला 3 यौगिकों, 3 कंपाउंड्स हैं A, B और C का उपयोग करती है, जिसकी कॉस्टिंग 3, 5 और 7 के रेशियो में है ना। ए जो है 3 रुपये का मिल रहा है, बी 5 रुपये का मिल रहा है, और सी आपका 7 रुपये का मिल रहा है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। जब मिश्रण में चौथे कंपाउंड डी को मिलाया जाता है तो टोटल कॉस्टिंग आपकी 40% बढ़ जाती है। ठीक है भैया, 40% बढ़ जाती है, मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए अब देखा जाए यहाँ पे, यदि नया अनुपात आपका ABCD है तो A, B और C इन तीनों की रेशियो नहीं बदली है, पहले भी वही था 3, 5, 7। हमें यहाँ पर D का रेशियो बताना है कि D कितना होगा, है ना। चलिए बताते हैं यहाँ पर, पहले बेसिक तरीके से समझिए। यहाँ पर A, B, C किस रेशियो में कॉस्ट कर रहे हैं? A 3 रुपया का, B 5 रुपया का, और C जो है यहाँ पर 7 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट पहले कुछ ना कुछ मान लीजिए, और ऐसा मानिएगा कि 3, 5, 8, 7, 15 इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, 5, 8, 7, 15। 15 का कोई मल्टीपल ही मानिए, है ना। हम 100 रुपये यहाँ पर नहीं मानते हैं, हम 15 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं। मान लीजिए 15 छक्के 90 मान लेते हैं। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि पहले टोटल कॉस्ट कितना लग रहा था? 90 रुपये लग रहा था, तीनों का कुल मिलाकर 90 रुपये। अगर 90 रुपया मिल रहा था तो 15 यूनिट की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 6 रुपये। 15 छक्के 90, 6 रुपये। तो 3 की वैल्यू 6 × 18, ये 18 रुपये का होगा। ये 6 × 5 = 30 रुपये का होगा, और ये 6 × 7 = 42 रुपये का होगा कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये इतने रुपये के हो गए। अब यहाँ पर जैसे ही डी को मिलाया गया तो कॉस्ट जो है 40% बढ़ गया। तो 90 का 40% निकालिए, 90 का यहाँ पर 40% निकालिए, तो 90 का 40% का मतलब होता है 2/5, है ना। 20% यानी 1/5, तो 40% 2/5 होगा। मतलब यहाँ पर कितने रुपए आ गया? 5 से कटेगा तो 18 × 5 = 90, यानी कि 18 दूना 36। 36 रुपया यहाँ पर बढ़ रहा है कॉस्टिंग, 36 रुपये बढ़ रहा है। तो अब कितना होगा यहाँ पर बताइए? 36 रुपये अगर बढ़ रहा है तो अब कितना होगा? यही 36 रुपये एक्स बढ़ा रहा है ना, बाकी तो और कोई नहीं बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर हम कहें तो ए जो है 3 की वैल्यू 18 रखता है, नए वाले रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, नए वाले रेशियो की बात कर रहे हैं। और 5 की वैल्यू यहाँ पर 30 है, ठीक है। 7 की वैल्यू यहाँ पर 42 है। अब x इसी के वजह से बढ़ा होगा, जो 40% बढ़ गया है, यानी कि 36। ठीक है, ये हो जाएगा 36। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पे अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि भैया देखिए
₹36 बढ़ाइए तो 90 पहले था, अब ₹36 बढ़ जाएगा, तो 90 और 36 ₹126 हो गया। यानी अब जो लग रहा है, सॉरी 112 लिख रहे हैं, ₹126 लग रहा है, ₹126 लग रहा है यहाँ पर। तो अगर ₹126 लग रहा है तो इन सभी को ABCD में बांटिए ₹126 को। तो A जो है 3 यूनिट है और 3 यूनिट है किसके बराबर, 18 के बराबर, तो 18 हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर B कितना है, 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 30 दी गई है, तो B 30 यूनिट हो गया। C की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर 42 है, तो हम यहाँ पर 42 लिखेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर X की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए टोटल ₹126 चारों का हो रहा है। यहाँ देखिए कितना हो गया, 18, 42, 60, 30, 90, ₹90 इन तीनों को मिलाकर हो गया। तो 126 माइनस 90 करेंगे तो D को यहाँ पर ₹36 है ना मिलेगा। तो जो जितना बढ़ा था वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, जितना बढ़ा था टोटल कॉस्ट में, क्योंकि रेशियो यहाँ पर 3, 5, 7 ये नहीं चेंज हो रहा है। पहले भी ABCD 3, 5, 7 था, मतलब ABC, और अभी भी ABC 3, 5, 7 है। तो जितना बढ़ा टोटल कॉस्ट में वही आपकी D की वैल्यू हो जाएगी। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए ABCD का। इसको ऐसे 6 से हम लोग काट सकते हैं, तो 6 3 18, 6 5 30, यहाँ पर 6 7 42 और 6 6 36, यही आपकी X की वैल्यू हो जाएगी। यानी X आपका 6 आएगा। ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ये बढ़िया प्रश्न था। आगे चलिए, अब यहाँ पर आगे नहीं, मतलब इसका एक स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, ठीक है, इस सवाल को लगाने का एक स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। देखिएगा, टोटल कॉस्टिंग में दोस्तों, टोटल कॉस्ट में यहाँ पर 40% बढ़ जाता है। अगर कोई वैल्यू अपने आप में पहले 100% थी टोटल कॉस्ट, तो अभी कितना होगा, 40% बढ़ाइए, मतलब 140% होगा। कितना होगा, 140% होगा। इस 140 में आप देख पाएंगे कि 14 है, और 14 का मतलब इसमें पक्का है कि 7 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यानी जो भी हमारा आंसर आएगा X का वैल्यू, टोटल सब को मिलाकर वो 7 का मल्टीपल बनना चाहिए। क्लियर हो गई बात, कैसे देखते जाइए। अब अगर हम नए वाले रेशियो को ध्यान से देखें, तो नए वाले रेशियो को जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 प्लस X, है ना, कितना बनेगा यहाँ पर, 15 प्लस आपका X बनेगा। इस 15 में हम क्या जोड़ें कि हमें 7 का मल्टीपल मिले, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो 140% है वो 7 का मल्टीपल है। तो 15 में क्या जोड़ें कि हमें यहाँ पर 7 का मल्टीपल मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो 15 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 24 मिलता है। 24 7 के टेबल में नहीं आता, मतलब पहला आंसर नहीं होगा। 15 में 8 जोड़ते हैं तो 23 मिलता है, 23 भी आपके टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में। 15 में 4 जोड़ते हैं तो 15 4 19 होता है, 19 भी 7 के टेबल में नहीं आता, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। 15 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21 होगा, 21 7 का मल्टीपल है, मतलब X की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट अप्रोच सोचने का। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल पर। अब दोस्तों यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो आपके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले प्रश्न होते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। लगाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक होता है इनकम, है ना, यहाँ पर एक होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंस जो खर्च किया गया, और तीसरा होता है यहाँ पर सेविंग। 3 चीज़ें होती हैं। इनकम में अगर खर्च निकाल दें तो हमारा बचत बचता है ना, यानी कि सेविंग बचेगा। तो I माइनस E इज इक्वल टू S होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू E प्लस S होता है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें से 2 का रेशियो दिया जाएगा, तीसरे का रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सवालों में देखिएगा यहाँ पर क्या बोला कि भाई 2 मित्र हैं, अजय और अमित, है ना। यहाँ पर 2 मित्र हैं, एक है अजय और एक है यहाँ पर अमित। ठीक है, इन दोनों का रेशियो, इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम का रेशियो कितना है, 6:7 दिया गया है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये इनकम का रेशियो है। उन दोनों में प्रत्येक हर माह 63,000 रुपये की सेविंग करते हैं, बचत कर लेते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात यानी खर्चे का रेशियो अब दे रखा है, तो बचत 63,000 रुपये हर महीने करते हैं, दोनों करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग भी दे सकता है कि अमित कुछ और बचत करता है, कुछ और रुपए बचत करता है, और अजय कुछ और रुपए बचत करता है। तो दोनों की बचत अलग अलग भी दे सकता है, बराबर भी दे सकता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो था वो इनकम का रेशियो था। बाद में हमें क्या दिया गया, आपके खर्चे का रेशियो। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2 और 4 है। अच्छा, 2 और 4 को हम 1 और 2 भी तो लिख सकते हैं भाई, रेशियो ही तो है, 1 और 2 भी लिख सकते हैं।
भाई 2 4 को थोड़ा सा और काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना एक्सपेंस करने के बाद आपका बचा कितना, जो सेविंग होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। नीचे दोनों का 63,000 रुपये बच रहा है, तो दोनों की जगह पर हम यहाँ पर 63 लिख लेते हैं। मतलब के भी लिख लीजिए, 1000 लिख रहे हैं तो के लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 63 के और यहाँ पर भी 63 के। अगर अलग अलग दोनों का सेविंग रहता तो नीचे में हम अलग अलग वैल्यू रखते, जो जितना जिसका सेविंग है, ठीक है। अब करना कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखिए 6 दूना 12, 7 एकम 7, है ना। तो 12 जो बड़ी होगी उसकी वैल्यू पहले रखनी है, जो छोटी होगी उसकी वैल्यू बाद में रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 6 दूना 12 और 7 एकम 7, 6 दूना 12 और 7 एकम 7, इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। इतने यूनिट की जो वैल्यू होगी, अब नीचे भी देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है आपको। तो 63 का 1 गुना और 63 का 2 गुना, 63 इंटू 2, 63 इंटू 1, है ना। तो 63 का 1 गुना, 63 का 2 गुना, 63 के 2 गुने में से 63 का 1 गुना अगर घटाएंगे तो 63 का सिर्फ 1 गुना मिलेगा, यानी कि सिर्फ 63 के मिलेगा, है ना। 63,000 मिलेगा। हम घटा के लिख रहे हैं, 63 इंटू 2 माइनस 63 इंटू 1, तो 63 के आ जाएगा, ठीक। तो 5 की वैल्यू जो है वो 63,000 आ गई। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 63,000। के को 1000 लिख लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए मासिक आय किसका, अजय का। तो अजय का मासिक आय कितना है, 6 यूनिट है। 6 की वैल्यू हमें चाहिए दोस्तों, है ना। 6 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। तो अगर 6 की 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 12 पंचे 60 और 3 बचा, तो 5 छक्के 30, है ना, यानी 126 आ गया, ठीक है। एक सेकंड 2 ही जीरो आएगा ना। चलिए अब हमें 6 की वैल्यू चाहिए, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो पहले बैठेगा, 6 छक्के 36, यानी कि लास्ट में 600 आएगा। अच्छा 3 जगह है, 36 बचा 3, फिर 12 छंग 72, 72 3 यहाँ पर 75 हो जाएगा, यानी कि 75,600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका यहाँ पर ये हो गया आपको सवाल सॉल्व करने का। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक ना। देखिए क्या पूछा था, अजय का मंथली इनकम अजय का है कितना, 6 यूनिट, ठीक है। 6 का मतलब ये है कि 6 यूनिट की वैल्यू 6 का मल्टीपल ही आएगा, यानी 6 से कटने वाला ही कोई नंबर हमारा आंसर होगा। और 6 से कटने का रूल ये होता है कि भैया 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगी वही हमारा आंसर होगा। 2 से आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन कट रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी इवन नंबर हैं। अब आप 3 से चेक करिए, 3 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 3 से कटने का रूल होता है अंकों का योग 3 से कटना, अंकों का योग 3 से कटना। लेकिन अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया 3 से कटने वाला, तो फिर गड़बड़ है ना। देखिए पहले ऑप्शन को अगर चेक करें तो 6 4 10 7 17, 17 3 से नहीं कटता, मतलब पहला ऑप्शन तो पक्का है, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 5 1 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 3 से कट जाता है, मतलब बी ऑप्शन भी हो सकता है ना। 6 6 12, 12 7 यहाँ पर कितना होगा, 19 जो है नहीं कटता, ये नहीं होगा। अब इसको देखिए 6 5 11, 11 7 18, मतलब बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये वाला तरीका यहाँ पे नहीं काम किया, मतलब डिविजिबिलिटी रूल वाला। अगर एक ही ऑप्शन होता 3 से कटने वाला, तो वही आपका पक्का है कि करेक्ट आंसर हो जाता। समझ में आ गया होगा कैसे करना है सवालों को। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 9 यहाँ पर देखा जाए, 2 संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 10% और b के 20% का योगफल जो है a के 20% और b के 10% के योगफल के 3/4 के बराबर है। a और b का रेशियो चाहिए हमें, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। भैया कह रहा है कि a का 10%, तो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे लिख लीजिए। a का 10%, a का मतलब मल्टीप्लाई 10%, ठीक है। अच्छा सभी में परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज को आप लिखिए चाहे मत लिखिए, वो बाद में कट ही जाना है, ठीक है। तो a का 10 और b का 20, है ना। तो b का यहाँ पर 20, ये जो है किसके बराबर है, इनका जो योगफल है किसके बराबर है, a का 20, तो a का 20, ठीक है, और b का 10, इसके कितने, योगफल के 3/4 के बराबर है। योगफल दोनों का ले लिए तो इसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। अब इधर उधर करके जो आपको करना है कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है। अगर हम
इस पूरे में से 10 कॉमन लेना चाहें तो आ सकता है, इस पूरे में से 10 कॉमन लेना चाहें तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो दोनों साइड का 10-10 कॉमन लेके हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर बचा आपके पास सिर्फ a, क्योंकि कॉमन ले लिए 10। यहाँ पर बचा 2b, है ना, तो a + 2b हो गया, यहाँ पे a + 2b हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 2a + b हो गया, 2a + आपका b हो जाएगा, है ना। और ये जो 3/4 है, 3 को यहीं रहने दीजिए, और ये जो डिनोमिनेटर का 4 है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ 4 लग जाएगा। सॉल्व करिए, 4a + 4 दूना 8b, ये हो जाएगा 8b, इज इक्वल टू यहाँ देखिए 6a और प्लस आपका 3b हो जाएगा। इधर उधर करके आप जोड़ घटा लीजिए। देखिए तो b को अगर इधर ले आएंगे तो 8 - 3 यानी कि 5b होगा, 5b हो जाएगा, और 6a - 4a कितना होगा 2a हो जाएगा। तो a और b का रेशियो, b को नीचे ले जाइए तो 5 और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a/b होगा, ठीक है। तो a और b का रेशियो 5:2 आएगा, 2:5 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 5:2 ऑप्शन नंबर, आपको क्या पूछा था a और b का रेशियो ना, तो a/b आपका 5/2 आएगा। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये वाला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब इसमें कई लोग क्या करते हैं ना, x मानना चालू कर देते हैं। x मान के आपको नहीं करना है, बढ़िया तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि भैया a b c तीनों का रेशियो आपको गिवन है 3, 4 और 5। आपको 2a - 3b + 4c = 56 दिया गया है। c का मान बताना है। पहले तो हम लोग कोई जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या, जैसे देखिए अगर c का मान पूछा है तो c का रेशियो कितना है यहाँ पर 5 यूनिट, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। c की वैल्यू जो भी होगी वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 से कटने वाला कोई नंबर होगा। आपके ऑप्शन में देखिए क्या एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 5 से कट रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 जो है 5 से कट जाता है, 22 नहीं कटता 5 से, 21 भी नहीं कटता 5 से, 24 भी नहीं कटता 5 से, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन है 5 से कटने वाला, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, अगर 2 ऑप्शन होते 5 से कटने वाले तो कैसे करते हैं यहाँ पर, है ना। तो कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, a की डायरेक्ट वैल्यू 3 ले लेनी है, b का वैल्यू 4 ले लेना है और c का वैल्यू 5 ले लेना है। यहाँ पर रखिए, देखिए a की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3 × 2 ये 6 होगा, प्लस b की वैल्यू अगर माइनस है ना, ठीक ना, यहाँ पर माइनस, b की वैल्यू कितना लेना है 4, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12, प्लस c की वैल्यू 5 है तो 5 × 4 यानी कि ये हो जाएगा 20। इतने यूनिट की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो कितना दिया गया है आपको, टोटल 56 दिया गया है ना। ये वैल्यू आपको 56 दी गई है। अच्छा कितना होगा यहाँ पे, 20 - 12 8, 8 6 14, तो 14 की वैल्यू यहाँ पर 56 है ना, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौके 56 यानी 4 हो जाएगा। पूछा क्या था, c का वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 5 की वैल्यू 5 × 4 यानी कि 20 होगा, तो 5 की वैल्यू 20। अब यहाँ से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 4 का वैल्यू निकालिए, 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 4 चौके 16 आ जाएगी, है ना। a की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। इस तरीके से किसी का भी वैल्यू यहाँ पे निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा और ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सवाल, कुछ टाइप के सवाल यहाँ पर बचे हुए हैं दोस्तों, उन सभी टाइप को हम कवर करवाएंगे, लेकिन अगले क्लास में। इस क्लास में आप यहाँ तक आ गए हैं, जुड़े हुए हैं अंतिम तक, तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और हमने यहाँ पे अपना एक बैच लॉन्च किया हुआ है जो कि 1 जून से शुरू होने वाला है। उस 1 जून से शुरू होने वाले बैच की जो प्राइस है 31 मई तक ऑफर्ड प्राइस है। 31 मई तक आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 99 रुपये में ये बैच मिलेगा। 31 मई के बाद इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 129 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, तो 31 मई के पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मतलब 1 जून से पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उस बैच में आपको कंप्लीट मैथ्स कराया जाएगा। रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ALP के एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए वो बैच सफिशिएंट होगा दोस्तों। इसलिए उस बैच को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर बताए दे रहे हैं, आपको नीचे दिख भी रहा होगा, 90 53 25 16 25, ठीक है, 25 16 25, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करिए और बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।